नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तथा रिवीजन के लिए भी उपयोगी हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। 1 नंबर प्रश्न है, किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है। मतलब किसी बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो जैसे यह बिंदु है तो इस पर मांग की लोच क्या हो जाएगी? तो सिंपल है, तो ईपी बराबर हो जाएगा नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। तो नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग सी में दिया गया है। बिंदु लोच जो है नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग होती है, ध्यान रखना है। तो सी आंसर सही है 1 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न है, एमपी शून्य होता है यदि मांग की लोच शून्य होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है। तो एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जब शून्य होता है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। सी आंसर सही है 2 नंबर प्रश्न का। एक समोत्पाद वक्र मानचित्र पर कितनी ऋज रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, 2, असीमित कोई नहीं। तो एक समोत्पाद वक्र पर जो है मांग की ऋज रेखाएं जो है 2 खींची जा सकती हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। योग प्रमेय किसने प्रतिपादित किया? विक्सटीड, बाम्बावर्क, हिक्स, कोई नहीं। तो योग प्रमेय का प्रतिपादन जो है वह पीएच विक्सटीड द्वारा किया गया। ए आंसर सही है 4 नंबर प्रश्न का। अगला 5 नंबर प्रश्न है, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है किससे? एपी लर्नर से, हेराडोमर से, यूलर से या विक्सटीड से? तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय का संबंध जो है प्रोफेसर यूलर से है, और प्रोफेसर यूलर जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही आंसर है। अगला, योग प्रमेय संतुष्ट होती है केवल समान उत्पादन फलनों द्वारा, केवल रैखिक उत्पादन फलनों द्वारा, सभी उत्पादन फलनों द्वारा, और ए था बी दोनों। तो योग प्रमेय जो है केवल समान उत्पादन फलनों द्वारा और रैखिक उत्पादन फलनों द्वारा सही संतुष्ट होती। तो ए और बी डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी सही आंसर है। अगला है, यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन की लोच। तो यदि उत्पादन के 2 साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन की लोच जो हो जाएगी वह अनंत हो जाएगी। 7 नंबर में सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, उत्पादन निःशेष प्रमेय लक्षित करता है। ए, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, बी, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, सी, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, और डी कोई नहीं। तो उत्पादन निःशेष प्रमेय जो है वह पैमाने का स्थिर प्रतिफल लक्षित करता है। ए आंसर सही है। अगला है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं, लेकिन दीर्घकाल से जो है पैमाने का प्रतिफल संबंधित होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, उत्पादन निःशेष प्रमेय की अवधारणा किसने दी? तो उत्पादन निःशेष प्रमेय की अवधारणा जो है वह यूलर द्वारा दी गई। ए आंसर सही है। अगला है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत। तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, नहीं घटती है। अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत, तो एएफसी जो होती है, अल्पकाल में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसकी औसत लागत क्या होती है? घटती चली जाती है। तो ए आंसर सही है 11 नंबर प्रश्न का। और एएफसी जो होता है वह कभी एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, और इसकी इकाई इसकी एएफसी जो है 1 के बराबर होती है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रासंगिक है। बाजार अवधि में, लघु अवधि में, दीर्घ अवधि में, कोई नहीं। तो घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है वह दीर्घ अवधि में प्रासंगिक है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती है। तो एक फर्म जो है विक्रय लागतें एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में व्यय करती है। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे अगर एकाधिकारिक
प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जाए तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात 1945 में जॉन रॉबिन्सन द्वारा द थियरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन किया जाता है, और वह जो है अपूर्ण प्रतियोगिता के इस प्रतिपादन में कामयाब नहीं होती हैं। ये बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच का बाजार होता है। इसके बाद क्या होता है, 1947 में चैम्बरलिन द्वारा थियरी ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक में नए बाजार, एकाधिकारात्मक या एकाधिकारिक या एकाधिकृत बाजार का प्रतिपादन किया जाता है, और चैम्बरलिन एकाधिकार तथा परफेक्ट कंपटीशन के बीच के बाजार को एकाधिकृत या एकाधिकारिक बाजार कहते हैं। अब एकाधिकारिक बाजार मुख्य रूप से चैम्बरलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया बाजार माना जाता है, और एकाधिकारिक बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विक्रेता या फर्मों की संख्या अधिक होती है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, वस्तुएं जो होती हैं वह समान होते हुए भी विभेदित होती हैं, मतलब वस्तु विभेद देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में कैसे रंग, रूप, आकार में अंतर होता है, लेकिन उद्देश्य जो होता है एक ही होता है। इसके लिए चैम्बरलिन जो है सिगरेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एकाधिकारिक बाजार वह दशा है जहां क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं जो हैं समान होते हुए भी विभेदित हैं, मतलब वस्तुएं जो हैं विभेदित होती हैं। विशेषताओं में जैसे क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर वस्तु समान होते हुए भी विभेदित होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, और एकाधिकार में वस्तु की स्थानापन्नता जो है शून्य होती है, और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तुएं नज़दीक स्थानापन्न होती हैं, मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, और एकाधिकार में 0 होती है, और एकाधिकारात्मक में अधिक होती है। फर्मों की संख्या जो है एकाधिकारिक बाजार में अधिक होती है, वस्तु की गुणवत्ता भिन्न होती है, जिसके कारण फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण जो है वह स्वतः करती हैं। इसके अलावा फर्मों की लागत ढांचा जो है यू आकार की होती है, ABC, AC, MC यू आकार की होती हैं। फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं। ध्यान रखना है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात फर्में जो हैं विज्ञापन पर पैसा खर्चा करती हैं और उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विक्रय लागत जो है यू आकार का होता है, अर्थात आरंभ में विज्ञापन पर खर्च करने से विक्रय ज़्यादा होता है, आरंभ में उत्पादन में वृद्धि होती है और औसत विक्रय लागत कम होती चली जाती है। एक सीमा के बाद जो होता है उत्पादन में वृद्धि बिक्री की वृद्धि की अपेक्षा औसत विक्रय लागत में वृद्धि करती है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विक्रय लागत जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वहन की जाती है। तो सी आंसर सही है। अगला है 14 नंबर प्रश्न, तृतीय योजना की असफलता का मुख्य कारण था निम्न औद्योगिक वृद्धि दर, अपर्याप्त विदेशी सहायता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, सूखा और युद्ध। तो तृतीय योजना की असफलता का जो मुख्य कारण था वह किसे कहा जा सकता है दिए गए ऑप्शनों में? प्रतिकूल भुगतान संतुलन, सूखा एवं युद्ध, अपर्याप्त विदेशी सहायता। तो तृतीय योजना की असफलता का कारण जो है सूखा एवं युद्ध को माना जाता है, और 12 पंचवर्षीय योजनाओं में तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना के रूप में देखा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि थी वह 1961 से 66 तक थी, लेकिन क्या हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सूखा एवं युद्ध के कारण जो है
यह सबसे असफल योजना में गिनी जाने लगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वस्फूर्त बनाने के लक्ष्य से प्रारंभ की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, यह योजना जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था वह 5.6% रखा गया था और जो प्राप्त विकास दर था वह 2.8 था, जो अत्यंत निराशाजनक था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा 1965-66 में ही सूखे जैसी अवांछनीय घटनाएं घटी, जिसके कारण योजना में जो है लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ऐसी स्थितियां बन गई कि 1966 से 69 तक जो है वार्षिक योजनाएं चली। 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं जो है चलाई गई थी। तो पर्याप्त सूखा और युद्ध के कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है असफल रही। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। तो प्रथम पंचवर्षीय सिंचाई के साधनों में वृद्धि, भूमि सुधार, मानसून का अनुकूल होना, या कह सकते हैं औद्योगिक विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली, जो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्रीय बिंदु कृषि विकास पर बल देना था और मानसून की अनुकूलता जो है इसके विकास का मुख्य कारण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है 1.2% विकास दर का लक्ष्य रखा गया और 3.6% जो है विकास दर प्राप्त की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मुख्य रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा सतलज नदी पर और दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में महानदी पर बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलनों को दूर करना, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया। तो अनुकूल मानसून की अनुकूलता जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। अगला है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो दिए गए ऑप्शनों में गरीबी उन्मूलन जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1974 से 1979 तक था, लेकिन जनता सरकार द्वारा 1978 में ही 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। डीपी धर मॉडल पर 5वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जिसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। मुद्रास्फीतिक दबाव की पृष्ठभूमि में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DT लकड़वाला थे और योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता हासिल करने को प्राथमिकता दी गई। अब इस पंचवर्षीय योजना में मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर जो है 4.4% रहा। जो विकास दर प्राप्त की गई वह 4.8% प्राप्त किया गया और इस योजना को जनता सरकार
ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 तक के लिए लागू की गई, जिसे अनवरत योजना कहा गया। जनता सरकार द्वारा जो लागू की गई योजना उसे अनवरत योजना कहा गया। और अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुरनार मेंडल ने किया था। भारत में इसे लागू करने का श्रेय DT लकड़वाला को जाता है। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण बातें थीं। तो गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। अगला है उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्पतन सिद्धांत जो है रोस्टो द्वारा दिया गया। बी आंसर सही है। आर्थिक विकास के सिद्धांत में रोस्टो जो है विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। रोस्टो जो हैं रोस्टो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और विकास के 5 चरणों की बात करते हैं। पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा जो है परिपक्वता की अवस्था और 5वां उच्च जन उपभोग की अवस्था। इनकी 5 अवस्थाएं हैं। तो उत्पतन सिद्धांत जो है उन्हीं 5 अवस्थाओं में से रोस्टो द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक उपरिव्यय का उदाहरण है? शक्ति, संचार, परिवहन, विद्यालय। तो विद्यालय जो है सामाजिक उपरिव्यय का एग्जाम्पल है। डी आंसर सही है। रोस्टो के अनुसार कौन सा विकास का अंतिम चरण है? तो विकास के 5 चरण रोस्टो ने अपने सिद्धांत में बताए। पहला जो चरण था परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था और चौथा उच्च जन उपभोग की अवस्था और 5वां जो है परिपक्वता की अवस्था। तो अंतिम चरण जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उच्च जन उपभोग 5वां जो है परिपक्वता की अवस्था चरण हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का नहीं, बृहद स्तर या उच्च जन उपभोग हो जाएगा अंतिम चरण। तो हम गलत बता दिए कुछ। तो अंतिम चरण जो हो जाएगा उच्च उपभोग का चरण हो जाएगा। 19 बी आंसर सही है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, गुरनार मेंडल ने आर्थिक विकास के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया? क्षेत्रीय विषमता, जनसंख्या विस्फोट, दुर्लभ पूंजी, मानव संसाधन। तो गुरनार मेंडल ने आर्थिक विकास के क्षेत्रीय विषमता पर ध्यान केंद्रित किया। एशियन ड्रामा जो है गुरनार मेंडल की ही किताब है। अगला है, किसने अपने आर्थिक विकास में इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या का विश्लेषण किया था? तो अपने आर्थिक विश्लेषण में इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या का विश्लेषण प्रोफेसर कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। ए आंसर सही है। एक्स दक्षता की अवधारणा किसने विकसित की? तो लेविस्टीन द्वारा एक्स दक्षता की अवधारणा विकसित की गई। बी आंसर सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक, तो तीनों बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को मुख्य रूप से छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। और संरचनात्मक बेरोजगारी संरचना के अभाव से जो उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। लारेंज वक्र मापता है कुकूरता को, अपकिरण के माप को, विषमता को, केंद्रीय प्रवृत्ति को। तो विषमता को लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न 25, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उससे समझा जाता है अल्प रोजगार, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार, कोई नहीं। तो जो व्यक्ति काम की तलाश नहीं कर रहा है मतलब वह अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहेगा तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। और जो व्यक्ति काम की तलाश करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति काम की तलाश नहीं कर रहा है तो ऐच्छिक बेरोजगार हो जाएगा। और ऐच्छिक बेरोजगार ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए डी आंसर सही है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है। तो यह चित्र जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच बताता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच जो होती है ईडी 0 होती है। और पूर्णतः तो 0 का मतलब ए आंसर सही है। और पूर्णतः लोचदार मांग की लोच क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो पूर्णतः लोचदार अनंत होगी, पूर्णतः बेलोचदार 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ए आंसर सही है। अगला है, वर्तमान में कितने उद्योगों
को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 और 3। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों के अगर आरक्षण की बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योगों की संख्या थी, आरक्षित उद्योगों की संख्या, वह 17 थी। 1991 की औद्योगिक नीति में उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योगों की संख्या है वह घटकर 8 हो गई, और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित जो उद्योग हैं वह 2 हैं। तो 2 बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। मतलब 1956 में जो आरक्षित उद्योगों की संख्या थी, ध्यान रखना है, 1956 में आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग थे 17 थे। फिर 1991 की औद्योगिक नीति में घटाकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 8 रह गई, और वर्तमान में धीरे धीरे फिर 3, फिर 2, फिर वर्तमान में 2 उद्योग जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। अब यह 2 उद्योग कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा है और रेलवे परिवहन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में शामिल किए गए हैं या शामिल हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिक लाइसेंस में भी परिवर्तन किया गया। तो 1991 में जो औद्योगिक नीति के अंतर्गत सुरक्षा, पर्यावरण तथा सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो है 18 उद्योग लगाने के लिए जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी 1991 की औद्योगिक नीति में। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, यह लाइसेंसिंग व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, और 4 उद्योग ऐसे हैं जिनको लगाने से पूर्व क्या है, लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। जिसमें 4 उद्योग कौन कौन से हैं? तो पहला उद्योग है अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, दूसरा तंबाकू एवं उनके उत्पाद, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, और चौथा है औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ तथा जोखिम वाले रसायन। इन उद्योगों को अगर लगाना है तो सरकार से लाइसेंस लेना होगा, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित जो उद्योग हैं परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तो अगर आरक्षित उद्योगों की संख्या पूछी जाए वह 2 हो जाएगी, और लाइसेंस लेने के लिए कितने उद्योग हैं? तो 4 लाइसेंस लेने के लिए अनिवार्य हैं, और 2 उद्योग जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में रखे गए हैं। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पहली औद्योगिक नीति के समय 1948 में ही अपनाई गई थी। फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो फेरा के स्थान पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, फेमा, अपनाया गया 2002 में। तो फेरा 1973, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अपनाया गया। तो सी आंसर सही है। अगला है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1971, 1981, 1961, 1991 में। तो भारत में नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति जो है वह 1991 में लागू की गई। 1991 में मतलब 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि से जो है 1991 में नए आर्थिक सुधारों को अपनाया गया, जिनका उद्देश्य भारत का तेजी से विकास करना था। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया।